एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हम लगातार कर रहे हैं मेहनत, और उसके लिए 2025 के 7 सेट करा रहे हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे सेट नंबर जो है 4 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? सेट नंबर 4 कर रहे हैं। सेट 3 हम कर चुके हैं पहले, और इसका 824 CL जिसका कोड है। अगर मेरे बताए हुए 7 सेट आप कर लेंगे विज्ञान के और 7 मैथ के, तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाने वाला है। तो एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए मेरी मेहनत के लिए, और मैं करता हूँ अब स्टार्ट आपके पेपरों को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के ही आकार का है। मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब है। तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? देखिए, ये होता है अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण, और इसमें जब हम लोग वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखते हैं, तो वक्रता केंद्र पर जो है जब वस्तु रखते हैं तो क्या होता है कि वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये रखा जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, और विकल्प हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे दूसरा, पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी कौन सी घटना है? प्रकाश का अपवर्तन, पेंसिल का टेढ़ी दिखाई देना, ठीक, और नींबू का ऊपर उठा दिखाई देना या गहराई कम दिखाई देना, ये सारी घटनाएं होती हैं अपवर्तन की घटना संबंधित। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की मतलब परास कितना होता है? सामान्य दृष्टि है तो 25 सेंटीमीटर से यहाँ 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होती है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और अनंत तक होता है। ठीक, अगला देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है, और कह रहा है प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक, तो आपका जो है बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लगाएंगे। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है तो -20 सेंटीमीटर रखेगा, और प्रतिबिंब बनता है 30 सेंटीमीटर दूर। और कह रहा है बिंब की दूरी बताना है, यानी यू पूछना है। ठीक, वस्तु की दूरी तो लेंस था यहाँ पे, तो लेंस के लिए फार्मूला लगेगा 1/f बराबर 1/v और -1/u। 1/f का मान -20 बराबर 1/v का मान -30 और -1/u। तो 1/u इस साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 1/20 इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, -1/30। 30 एक कम, यहाँ पे होगा 30, -20 एक कम 20, नीचे 30 और 20 की गुणा करा देंगे 600। तो 1/u, 30 में से 20 जाएगा तो भैया बचेगा यहाँ पे 10, 10/600, 0 से 0 कट जाएगा, u एक कम u बराबर 60 एक कम 60। तो 60 सेंटीमीटर आएगा प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बिंब यानी वस्तु कितनी दूरी पर होगी? तो वस्तु होगी 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु यहाँ पर होगी। यहाँ पे क्या पूछा था? प्रतिबिंब लेंस से इतनी सेंटीमीटर दूर बनता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं अगला। इसके बाद में दो प्रतिरोधक प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा यहाँ पर बताना है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल यहाँ दो प्रतिरोधक प्रत्येक 10 ओम है, R1 भी 10 ओम है और R2 भी 10 ओम है, और कह रहा समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं न इस तरीके से जुड़े हैं, एक ये हो गया और एक ये। ठीक, ये R1 और ये R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो कहता है कि संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी भी जुड़ी है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात करना। 10 वोल्ट की बैटरी भी जुड़ी है, तो पहले तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10 और 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा R बराबर कितना? 5 ओम आ जाएगा प्रतिरोध, और विभव है 10 वोल्ट का। तो हमें निकालनी है धारा। I बराबर V/R होता है, V है 10, R है 5, 5 दूनी 10, यानी धारा आ जाएगी कितनी? धारा आ जाएगी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा आ गई, और समय कह रहा प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में। कूलाम पूछा है आवेश, तो क्यों बराबर I/t का फार्मूला लगा देंगे। I है 2 और t है 1 सेकंड, 2 कम 2 कूलाम, तो 2 कूलाम इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर 2 कूलाम प्रति सेकंड। अगला है, 1 मिनट ब्लर कर गया।
देखेंगे 2 कूलम पर सेकंड आ गया। अब देखते हैं स्तंभ ए में दी गई भौतिक राशियों का सुमेलन स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से यहाँ पर करना है। ठीक, तो इसके लिए देखेंगे विद्युत प्रतिरोधकता जिसको हम लोग रो कहते हैं, और वैद्युत विभवांतर जिसे वी, और ऊर्जा विद्युत विभव विभवांतर जो होता है उसका मात्रक क्या होगा। तो देखो विभव बी बराबर होता है W/Q, यानी जूल बटे कूलाम। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का कूलाम, तो जूल बटे कूलाम होगा। तो जूल प्रति कूलाम, तो इसको हम मिला देंगे किसको, विभवांतर को 3 से मिला देंगे। और वैद्युत ऊर्जा विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा वाट घंटा, और प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। तो अब देखा हमने पहले को मिलाया है चौथे से, पहले को चौथे से, और दूसरे को मिलाया तीसरे से, तो यही हमारा डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर 2 कुंडलियां यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक, इस तरीके से ये कुंडली हो गई, और एक ये हमारे पास हो गई, दूसरी यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है, और एक कुंडली इस साइड में है रखी। और इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसकी वजह से इसमें भी जो है वो अन्योन्य प्रेरण कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण की घटना कहलाती है जब पड़ोस में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। साथियों समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो ये देखेंगे, इसमें भरा जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, तब ये पूरी होगी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaCO2, तो ये क्या बना देगा, CaOH का होल ट्वाइस यहाँ लिखा है, तो बना देगा CaCO3 और प्लस H2O। तो इसमें भरा जाएगा कौन सा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। रासायनिक अभिक्रिया है कैसी, देखो लोहा अधिक क्रियाशील है, कापर को विस्थापित कर दिया, आयरन सल्फेट बना लिया और कापर को हटा दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बेकिंग सोडा NaCO3 खाने वाले सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट फार्मूला है, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण इसका नाम है। पैरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त वे होते हैं जिनमें क्या होता है, एल्कीन या एल्काइन। तो ये देखो मेथेन है, तो ये एल्केन हो गया। ये भी 3 दूनी 6 दूनी 8, मतलब 3 दूनी 6 2 8, ये भी प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, लेकिन ये एथिलीन है C2H4, इसीलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला देखते हैं, नाइट्रोजन के द्विपरमाणु कणों में आबंध कैसा होगा। तो नाइट्रोजन जो होता है वो अपने में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, त्रिआबंध यहाँ पर बनाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, कैसे हम जान गए कि त्रिबंध बनाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, देखो नाइट्रोजन के पास में होता है 7n14, तो 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 5, माने बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब दूसरे वाले में भी 5 ही होंगे, माने 1 2 और 1 2, इसके पर 1 2 3 और 1 2 3, मतलब हो गए ना 5 5। अब अगर ये क्या करेगा, 3 3 का साझा करेगा तभी इसका अष्टक पूरा होगा। तो ये नाइट्रोजन के भी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन जाते हैं इस तरीके से। पैरा समजाती श्रेणी वो होती है जिसमें CH2 का अंतर होता है। तो यहाँ पर देखो दो C में से एक C जाएगी तो एक C बचेगी, और H कितने हैं, 5 1 6, 6 में से 3 1 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, और O में से हो गया 0, तो CH2 का अंतर आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है, यह प्रक्रिया किसमें होती है। तो यह प्रक्रिया साथियों होती है कोशिका द्रव्य में, यानी साइटोप्लाज्म में होती है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला अपोहन संबंधित, अपोहन माने डायलिसिस, तो डायलिसिस की क्रिया किसमें होती है, तो वृक्क में, किडनी में होती है, और ये उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगा आपका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है। जंतु हार्मोन इसमें कौन सा है, आप लोग समझ गए होंगे कौन सा जंतु हार्मोन। तो इसमें कह रहा कौन सा जंतु हार्मोन है, एड्रेनलिन, ये तो एड्रेनलिन ही क्या है, जंतु हार्मोन है, मतलब मानव में पाया जाता है। और ये साइटोकाइनिन, ऑक्जिन और जिब्रेलिन, ये तो सभी पाए जाते हैं पेड़ पौधों में। ठीक, अगला है एकल पौधों से, ये होगा इसका राइट आंसर। एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीकी क्या कहलाती है। एक पौधे से अनेक पौधे, एक पौधे से अनेक पौधे जो है कैसे जो है वो कौन सी तकनीक कहलाती है, तो उसको कहते हैं ऊतक संवर्धन। अगला है, क्लोरोफिल आवश्यक है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। बिल्कुल सही है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल
आवश्यक होती है, उत्सर्जन के लिए नहीं, श्वसन के लिए नहीं, वाष्पोत्सर्जन के लिए नहीं। पारितंत्र का भौतिक कारक है, पारितंत्र का भौतिक कारक है यहाँ पर। पारितंत्र का भौतिक कारक क्या है? ताप, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव। तो इसका है ताप। टेम्परेचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है? सांप, खरगोश, बकरी, शेर। शेर ही सबसे शीर्ष मांसाहारी। साथियों, मैंने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करा दिए हैं। अब मैं कराऊंगा आपको थ्योरिकल वाले प्रश्न। कह रहा है कि किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। जब कहाँ पर हो वस्तु? अनंत पर हो और दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो, तब आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाना है। ये दो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट का बस वेट करिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यहाँ पे बस जस्ट उत्तल दर्पण द्वारा यहाँ पे कहा गया है, उत्तल दर्पण द्वारा। तो बस 1 सेकेंड आप लोग वेट करिएगा, तब तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उत्तल दर्पण हो गया और ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, अनंत पर हो और दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच हो, तो उत्तल दर्पण और में दो ही कंडीशन ही होती हैं। तो दोनों का आप लोग चित्र देख लीजिए। पहला, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। यहाँ पर देखो, जब फोकस पर सीधा, आभासी व बस से बहुत छोटा यहाँ पर बनेगा। ठीक, और जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर होगी, यानी अनंत व ध्रुव के बीच होगी, तब प्रतिबिंब फोकस व ध्रुव के बीच में ही बनेगा। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटे आकार का बनेगा। तो दोनों डायग्राम आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से क्या अभिप्राय है? प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से क्या अभिप्राय है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको आवर्धन दिखाऊंगा। आवर्धन का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन उसको कहा जाता है। अभी मैं आपको आवर्धन दिखा रहा हूँ। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं। 1 सेकेंड आप लोग वेट करेंगे, बस जरा सा। लेंस का सूत्र हो गया यहाँ आवर्धन। आवर्धन यहाँ पे देख लीजिए। आवर्धन का पहले तो परिभाषा देख लीजिए। रेखीय आवर्धन या आवर्धन कह रहा है, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, आई बटे ओ या वी बटे यू। ये लेंस में प्लस में होता है और यही दर्पण में फार्मूला यहाँ पे माइनस बी बटे यू हो जाता है। ठीक, तो ये मैंने आवर्धन आपको दिखा दिया। अब सवाल लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर सवाल क्या है आप सभी के सामने? सवाल में है कि जो आवर्धन से क्या अभिप्राय बता दिया। 5 सेंटीमीटर लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ गया? लेंस एंड ऑब्जेक्ट लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फॉर कॉन्वेक्स लेंस। माने वस्तु कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। और लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक, लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। किसी लेंस द्वारा यहाँ पे कहा गया है, तो प्लस का ही ले लिया हमने। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ठीक, एच डैश पूछा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे निकालेंगे वी निकालेंगे। तो यहाँ पे लेंस का फार्मूला लगाएंगे। जब लेंस है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 10, 1/v का मान निकालना है और माइनस 1/u। u का मान -15 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +15। 1/10 बराबर 1/v प्लस 1 प्लस का 15। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1/10 और 1 15 इधर ले आएंगे और बराबर 1/v। 15 एक कम 15 माइनस 10 एक कम 10, नीचे 15 दाम 150, 1/v। 15 में से 10 गया, 5/150 बराबर 1/v। 5 एक कम 5, 3 15, v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरी तरफ बनेगा। ठीक, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और इसके बाद में हमें निकालना है यहाँ पर जो है क्या पूछा है, प्रतिबिंब का आकार मेन चीज पूछा है। ठीक, तो आकार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लेंस के फार्मूले का लगाएंगे, मैंने एच डैश बटे एच बराबर वी बटे यू।
लेंस में ये सूत्र माइनस का होता है फोकस दूरी का, तो ये प्लस का रहेगा। अब देखो एच डैश बटे एच, एच का मान कितना था 5 बराबर वी, और वी का मान कितना आया 30, और यू का मान कितना है -15। ठीक, तो मैं 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, माइनस का 10 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा उल्टा बनेगा, उल्टा वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा तभी ये माइनस का 10 सेंटीमीटर आया, और वस्तु से दुगने आकार का बनेगा, दुगने आकार का, क्योंकि वस्तु थी 5 सेंटीमीटर लंबी और प्रतिबिंब आ गया 10 सेंटीमीटर लंबा। तो हमने आपको बता दिया, एक बार फिर से जो है यहाँ पे देख लीजिए। और अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभिनेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अभिनेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। माने मानव नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा जो नेत्र होता है वो प्रकाश को मोड़ करके, ये जो नेत्र लेंस होता है प्रकाश को मोड़ करके रेटिना पर फोकसित करता है, दूर हो या पास हो सबको रेटिना पर फोकसित करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? समंजन क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मानव नेत्र वाले लेसन में ये मिलेगा, तो वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। एक सेकेंड वेट करेंगे आप। मानव नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, तब तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत प्यारी सी आपको परिभाषा दिखा रहा हूँ। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। चाहे दूर अनंत पर प्रतिबिंब हो वस्तु हो, चाहे पास में हो, सबको रेटिना पर फोकसित करता है ये लेंस, तो उसको कहते हैं लेंस की समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। हो गया। किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए तथा निर्गत कोण एवं विचलन कोण इंगित कीजिए। तो ये भी जो है अभी प्रिज्म में आपको मैं दिखा रहा हूँ। कह रहा है कि किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए तथा निर्गत कोण को भी दर्शाइए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये है आपतन कोण, यहाँ पे इतना आई, ये आपतन कोण है, और ये निर्गत कोण है, ये है निर्गत कोण ई। ठीक, और ये पूरा आप चित्र देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है, ये आपतित किरण हो गई पी, और इसके बाद में ई एफ, ये अपवर्तित किरण है अंदर है, और ये निर्गत किरण हो गई बाहर, और एफ एस, इसके बाद में इसको प्रिज्म कोण कहते हैं ए को, आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है ये वाला, और ई निर्गत कोण है, और डी विचलन कोण। यहाँ पे ये विचलन कोण होता है डेल्टा या डी। ठीक, तो आपको मैंने बता दिया, और इसका ये फार्मूला भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अपवर्तनांक का ये फार्मूला होता है, आपको पता ही है। फिलहाल ये पूछा भी नहीं गया है, खाली केवल बस चित्र बनाना था, तो मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। कहता ओम का नियम लिखिए, दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा। ये मैं सवाल अभी को आपको बता रहा हूँ। पहले तो ओम का नियम किसको कहते हैं? ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने जो है अपना नियम दिया था। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि अपवर्तित रहे, मतलब ओम का नियम देख लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ, ताप अपवर्तित रहे, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती, तो V बराबर होगा IR, और यहीं पर R होता है नियतांक जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और इसका ये होता है चित्र। चित्र भी में एक सरल रेखा विभवांतर और धारा के बीच बनती है। और अब मैं इस सवाल को आपको लगा के दिखाने वाला हूँ फटाफट से। तो देखो क्या कह रहा है कि चित्र पहले देखो, कह रहा है कि दिए गए परिपथ प्रवाहित विद्युत धारा तथा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना है। तो पहले देखेंगे R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/R प्लस 1 बटे मतलब R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/15 यानी 3×5 = 15, यानी R का मान कितना आ जाएगा? R आ जाएगा टोटल 5 ओम। ठीक, तो ये जो है डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पर विभव कितना लगा है? बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी लगी है।
10 वोल्ट की बैटरी और प्रतिरोध हो गया 5 ओम। अब मुझे निकालनी है धारा इसमें से कितनी बहेगी, तो ओम का नियम से क्या होता है, आई बराबर बी बटे आर, और बी का मान कितना है 10 और आर का मान है 5, 5 दूनी 10, मैंने धारा बहेगी 2 एम्पियर। कितनी धारा बहेगी इसमें टोटल 2 एम्पियर। तो एक तो क्वेश्चन लग गया कि धारा कितनी बहेगी, विद्युत धारा 2 एम्पियर बहने वाली है, और इसके बाद में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध सेम ही है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर निकालेंगे। बी बराबर क्या होता है फार्मूला आई आर, तो आई आर देखो इसमें से जाएगी तो I1 जाएगी, यहाँ से यहाँ I2 जाएगी और यहाँ I3 जाएगी। चूंकि प्रतिरोध सेम है इसलिए सब में वोल्टेज सेम ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे मेरा आई कितना था 2 और आर का मान कितना है 15 ओम। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि कहाँ गया, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान हमको निकालना है। ठीक, तो यही धारा जो है 3 जगह बटेगी, लेकिन इसका जो है प्रतिरोध तो सेम ही है। तो यहाँ पर कितना आएगा 15 दूना 30 वोल्ट। 30 वोल्ट तो नहीं आना चाहिए, 1 मिनट रुकना, नहीं 30 वोल्ट नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ पे मुझे एक बात समझनी पड़ेगी और आपको भी, कि जो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में याद रखेंगे धारा का मान समान होता है, और समांतर क्रम में जो होता है वो वोल्टेज का मान समान होता है। यानी इन सभी सिरों के बीच सेम वोल्टेज रहेगा, यानी 10 वोल्ट है तो 10 वोल्टेज ही रहेगा। धारा जो है 2 एम्पियर बहेगी, धारा यहाँ से इसमें कितनी बहेगी 2 एम्पियर की, और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना रहेगा 10 वोल्ट ही रहेगा। ठीक भैया, तो आगे देखते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो पहले तो ये मैं आपको दिखाऊंगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखेंगे, तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, तो इसको देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर देख लेंगे विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अथवा ऊष्मीय प्रभाव इसको कहा जाता है। इसके फार्मूले देखना चाहते हो तो यहाँ पर H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे देख सकते हो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये तीनों फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं, बी आई टी बी स्क्वायर टी बटे आर या आई स्क्वायर आर टी। अगर कैलोरी में ऊष्मा का मान चाहिए तो 4.2 से आपको भाग करना पड़ेगा। अब इसके बाद लगाएंगे न्यूमेरिकल। यहाँ पे कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध वाले तापक में 15 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही, तापक में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे 10 ओम प्रतिरोध है, 10 ओम क्या है ये प्रतिरोध हो गया 10 ओम, और क्या दिया है 15 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक, 15 एम्पीयर की धारा है और कितने मिनट तक 30 मिनट तक, 30 मिनट। लेकिन हमको क्या चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए किसमें सेकंड में, तो 30 मिनट को सेकंड में बदल देंगे तो तिछंग 1800 सेकंड आ जाएगा। और अब हमें ऊष्मा निकालना है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो आई का मान कितना आया है 15 गुणे 15 2 बार, और आर का मान है 10 और टी का मान है 1800। तो 15 15 हम 225 और 18 और 3 जीरो, ये 3 जीरो 18 पंचे 90, हासिल लगे 9, 18 दूना 36, 4 40, 5 45, हासिल लगे 4, 18 दूना 36, 4 40। तो इतने जूल आ जाएगी ऊष्मा। ठीक, तो और इसका अगर हमको किलो जूल में बदलना है तो 405, 1 2 3 4, 1000 से भाग करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो 40-50 किलो जूल आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो चुका है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं चौथा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक वाले पाठ में होंगी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो होगा उसमें मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख यहाँ पर करना है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। यहाँ पे आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये तो डायग्राम यहाँ पे हो गया और इसके गुण यहाँ पे देख लीजिए। पहला गुण यही, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ पे समाप्त होती हैं। ठीक,
और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ इनकी दिशा होती है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, अगर काटेंगी तो दो दिशाएं व्यक्त करेंगी, जो कि संभव नहीं। इतने बहुत हो गए। अगला है, किसी सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख कीजिए। किसी सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का प्रूव, यहाँ पर धारा के समानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये फार्मूला बनता है μ0.2 पाई I/R। अब देखिए इसको प्रभावित कौन करेगा? तो धारा और यहाँ पर प्रतिरोध प्रभावित करने वाला है। सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? तो इसके लिए दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम यहाँ पे काम में आने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक उपाय है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसके लिए अनुसार क्या होता है? यदि हम दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इनके लंबवत कर लें, यदि किसी धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अंगुलियां जो मुड़ी हुई अंगुलियां होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। इसे दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम भी कहते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बस जस्ट घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। ठीक, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कि अगर धारा का मान बढ़ जाए अचानक से, तो फ्यूज का तार गल जाएगा और परिपथ भंग होने से बच जाएगा। ठीक, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तब तक आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यही होगा फ्यूज। अभी मैं दिखाऊंगा आपको फ्यूज। यहाँ पे आप लोग फ्यूज को देख सकते हैं, अगर दिख रहा होगा ध्यान से थोड़ा देखोगे। यह अतिभारण और लघुपथन से परिपथ तथा संधारित्र की सुरक्षा करता है। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यह उचित गलनांक के पदार्थ के तार का टुकड़ा होता है, मतलब इसमें निम्न गलनांक का तार लगाया जाता है। जब परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो जूल तापन के कारण फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। ठीक, तो सेफ्टी रहती है इससे डिवाइस की। तो मैंने ये भी आपको बता दिया है यहाँ पर। अगला कह रहा है, धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाना है। धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो धारावाही प्रणालिका, ये तो चुंबक है, एक मिनट जरा सा रुकना। धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है धारावाही प्रणालिका और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ निकलेंगी तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस तरीके से होगी और नीचे इस तरीके से होगी। बैटरी कुंजी लगाएंगे, जब धारा इस साइड में बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होगी और ऊपर विपरीत दिशा में होगी। तो यही चित्र इसमें बनेगा, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अगला है 200 वाट। कह रहा 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, यहीं पे इसको लिखते रहेंगे, लगाते रहेंगे। 200 वाट यानी शक्ति कितनी दे दी गई? 200 वाट। ठीक, 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे, समय कितना है? 10 घंटे। तो ये भी ठीक है, समय घंटे में होगा। प्रतिदिन चलाया जाता है 6 रुपया प्रति किलोवाट की घंटे की दर से इसे 30 दिनों तक। और दिन कितने हैं? दिनों की संख्या कितनी है? 30 दिन है। के लिए ऊर्जा का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर यूनिटों की संख्या या व्यय विद्युत ऊर्जा निकालना है। तो वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा गुणे दिन और बटे 1000, ये होता है सूत्र। तो देखो 1 0 2 0 3 0, 3 0 कट गए, 30 दूना आ गया 60 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा 6 रुपये का है। 1 किलोवाट घंटे का खर्च है 6 रुपया, तो 60 किलोवाट घंटे का खर्च कितना आएगा? 6 चौक 36, 360 रुपये यहाँ पर आने वाला है। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा संतुलित समीकरण। क्या दिया है? एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसके लिए लिखेंगे एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्युमिनियम हो गया प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 एरो
यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस यहाँ पर कॉपर। अब इसके लिए संतुलित समीकरण लिखना है तो इसमें लग जाएगा 2, अलग कलर से लिख देता हूँ, यहाँ लगेगा 2Al प्लस 3CuCl2 एरो 2AlCl3 और प्लस 3Cu। अगर इसको संतुलित करके देखना चाहते हो तो मैं संतुलित करके दिखा दूँगा। एल्युमिनियम लिखा था, CuCl2 लिखा था, एरो AlCl3 लिखा था, प्लस Cu लिखा था। संतुलित करना है तो एक तरफ LHS लिख लीजिए, एक तरफ RHS लिख लीजिए। इधर एल्युमिनियम का एक परमाणु, ये घर हो गया, दूसरा Cu का एक परमाणु और Cl के 2 परमाणु, दूसरा घर हो गया। इधर एल्युमिनियम का एक परमाणु, क्लोरीन के 3 परमाणु, एक घर हो गया, और कॉपर का एक हो गया अलग घर। देखो एल्युमिनियम का एक ठीक, Cu का एक ठीक, Cl के 2, Cl के 3। तो ना तो 2 को 3 बनाया जा सकता, ना 3 को 2, तो यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 2 3 6 बनेगा, यहाँ 3 से करोगे तो 3 दूना 6 बनेगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो आप देखो एल्युमिनियम के 2 हुए तो यहाँ 2 से गुणा करोगे 2 बनाओगे, यहाँ पे 3 हो गए कॉपर के तो यहाँ 3 से करोगे, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। देखो 2Al 3CuCl2 2AlCl3 3Cu, तो ये संतुलित हो गई। अगला है हमारे पास मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन। तो इसको भी देख लेंगे, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरो मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। ठीक, तो ये बनेगा। अब इसका संतुलित करेंगे तो एक तरफ लिख लेंगे LHS और एक तरफ RHS। ठीक, तो इधर मैग्नीशियम का एक हो गया, हाइड्रोजन का एक हो गया, क्लोरीन का एक हो गया, और इधर मैग्नीशियम का एक हो गया और क्लोरीन के 2 हो गए, और इधर हाइड्रोजन का 2 हो गया। अब देखेंगे मैग्नीशियम का एक, क्लोरीन का एक, क्लोरीन के 2, तुरंत इसको 2 बनाओ, इसकी वजह से ये भी 2 हो गया। अब मैग्नीशियम का एक, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, तो संतुलित हो गया। गुणा केवल इसमें हुई है, तो फार्मूला क्या बना, Mg प्लस 2HCl एरो MgCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर ये भी हो गया। अगला देखते हैं, इनके आईपीएसी नाम लिखना है, यही देख लेंगे। इधर से ही काउंटिंग करेंगे जिधर लगा होता है कौन सा क्रियात्मक समूह। तो ये 1 नंबर पर क्लोरो लगा है, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा 1 क्लोरो, और कितने हैं, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होगा। ऐसे ये भी 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या होगा, ब्यूटेन, और 1 नंबर पर आल, तो 1 आल, ब्यूटेन 1 आल, अथवा इसको लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 1 भी इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद में अगला आ गया, चौथा हो गया, चौथे का 1 2। अब देखते हैं इसके बाद में ये कौन सा था क्वेश्चन भाई, 7वां 8वां, हाँ 8वां आ गया लास्ट। अब विरंजक चूर्ण के निर्माण की रासायनिक क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, इसके उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले मैं विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसके लिए रासायनिक समीकरण क्या होगी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ये रिएक्शन होती है तो ये बनेगा CaOCl2 और H2 अलग हो जाएगा। रासायनिक समीकरण ये हो गई, और इसके 2 उपयोग। मैं विरंजक चूर्ण आपको बस दिखा रहा हूँ, 1 सेकेंड आप लोग रुकिएगा। विरंजक चूर्ण आपको मिलेगा, पहले ही लेसन में मिल जाएगा। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। तो कह रहा है इसके रासायनिक समीकरण जो मैंने आपको दिखाई दिया, और इसके 2 उपयोग लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग उपयोग इसके देख लीजिए। विरंजक चूर्ण के उपयोग, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में तथा लॉन्ड्री में विरंजन के लिए, ऊन को सिकुड़ने से अयोग्य बनाने में, सिकुड़ने न देना, क्लोरोफॉर्म बनाने में, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। और यहाँ पे ये बना कैसे था विरंजक चूर्ण, वो देखो रिएक्शन ऊपर लिखिए, CaO नहीं, ये तो रासायनिक गुण है बनाने का, यहाँ पे लिखिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 एरो CaCl2 प्लस H2, जो कि मैंने अभी बताया आपको। आगे कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी क्रियाएं क्या हैं। 1 मिनट ब्लर कर, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी क्रियाएं क्या, उदाहरण सही समझाइए। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा, वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊष्माशोषी जिसमें वह रासायनिक क्रिया जिसमें क्रिया के दौरान ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी क्रिया
कहते हैं। तो ये भी मैं इसी में आपको दिखा रहा हूँ, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया। पहले ही लेसन में मिलेगा रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण में ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये रहा ऊष्माक्षेपी, वह रासायनिक क्रिया जिसमें अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अथवा ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है। इसके दिखा देते हैं आपको क्या, इसके दिखा देते हैं उदाहरण। तो देखो C+O2 CO2 और इसमें ऊर्जा निकली है। यहाँ भी N2 + 3H2 अमोनिया बनी, इसमें भी ऊर्जा निकली है, मतलब ऊष्मा निकली है। अब ऊष्मा शोषी वह रासायनिक क्रिया जिसमें क्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है। तो इसे N2 + O2 तो ऊष्मा मिलेगी 45 कैलोरी, तब ये 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। H2 + I2 तब हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी जब ऊष्मा इसको मिलेगी। श्वसन भी ऊष्मा शोषी क्रिया होती है, ये भी आप लोग पढ़ लेना। विद्युत अपघटनी परिष्करण से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित बताइए। तो ये भी मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, विद्युत अपघटनी परिष्करण किसमें होगा लेसन में, विद्युत अपघटनी परिष्करण चौथे का पाठ में होगा, धातु और धातु में तीसरे में विद्युत अपघटनी परिष्करण। अभी मैं बस दिखा रहा हूँ आपको विद्युत अपघटनी परिष्करण वाला पूरा डायग्राम। थोड़ा सा आप लोग करेंगे वेट, मैंने पिछले वीडियो में भी ये दिखाया है विद्युत अपघटनी परिष्करण, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये है इसका चित्र विद्युत अपघटनी परिष्करण का, और इसके बारे में आप लोग पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अधिकतर धातुओं जैसे कॉपर निकिल जिंक इत्यादि कॉपर निकिल जिंक इत्यादि परिष्करण विद्युत अपघटनी द्वारा किया जाता है। और इसको ध्यान से आप लोग डायग्राम को पढ़ लीजिए, यहाँ से पूरा ज़्यादा बड़ा लिखा है, मैं भी इसको शॉर्ट में भी आपको दिखा रहा हूँ। विद्युत अपघटनी परिष्करण थोड़ा सा वेट कर लेंगे, बस थोड़ा सा। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो विद्युत धातुओं का परिष्करण। अब चयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। शुद्धियों को हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण का प्रयोग किया जाता है। एनोड पर अशुद्ध धातु और कैथोड पर शुद्ध धातु की पतली परत और विद्युत अपघट्य धातु के लवण का विलयन। और ये इतना चित्र बनाना है, बस थोड़ा सा इसमें जो है लिखना भी है, तो आप लोग इसको चित्र को देख सकते हैं। इसके बाद में यह भी हो गया। अब कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व और मिसेल और धातु एवं अधातु। दैनिक जीवन में कह रहा है पीएच का महत्व बताना है, पीएच पैमाना। तो ये भी किसमें पड़ेगा, अम्ल और क्षार वाले पाठ में पढ़ने वाला है पीएच पैमाना। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बस जस्ट एक सेकंड आप लोगों ने। पीएच का मान क्या होता है, पीएच की वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसन ने इसकी पैमाने की खोज की थी। ये अम्ल और क्षारीय बताता है, मतलब जिसका पीएच भी है 0 से 14 के बीच कार्य करता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय, और जिसका 7 से ज़्यादा वो क्षारीय होता है, और जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है। पीएच पैमाना मैं जस्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। मिल जाओ पीएच 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 पैमाना। क्या इसमें कह रहा है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व में भी आपको एक सेकंड रुक जाइएगा आप। और क्या लिखाना है, मिसेल। और क्या दिखाना है भाई, मिसेल भी दिखानी है। और क्या दिखाना है, धातु एवं अधातु। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देख लीजिए आप। इसमें आपको दिख रहा होगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो है, देखिए कृषि और पर्यावरण और स्वास्थ्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। हमारा शरीर एक सीमित पीएच मान 7.0 से 7.8 के भीतर कार्य करता है, क्योंकि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हमारे पेट का पीएच मान लगभग 1.2 होता है, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। मिट्टी का पीएच मान पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। अलग अलग पौधों को अलग अलग पीएच रेंज पसंद होती है, ठीक। अम्लीय वर्षा जिसका पीएच मान कम होता है, जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है और इमारतों को क्षति पहुंचा सकती हैं। तो ये हो गया इसका दैनिक जीवन में महत्व। अब हम लोग देखेंगे कि मिसेल क्या होता है।
तो मिसेल वाला किसमें मिलेगा आपको, ये मिलेगा कार्बन और उसके यौगिक में मिसेल का पार्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैं भी आपको मिसेल दिखा रहा हूँ। मिसेल माने क्या होता है, माइल। ठीक, ये देखिए मिसेल की प्रक्रिया पूरी देख लीजिए। यहाँ पर मिसेल का निर्माण, सफाई की क्रियाविधि, साबुन के अणु, मिसेली संरचना, जल रागी सिरा यानी जो जल से प्रेम करता है, और जल विरागी पूंछ। ठीक, और एक तैलीय बूंद। तो जल विरागी पूंछ जो होती है वो तैलीय मैल की ओर तथा जल रागी सिरा बाहर पानी की ओर रहता है, जिससे पानी में इमल्सन बढ़ता है और मैल बाहर निकल जाता है। ठीक, बाकी यहाँ पर कठोर जल में सफाई भी आप लोग साबुन अपमार्जक भी देख सकते हैं। फिलहाल ये सब वीडियो मैंने पढ़ा रखे हैं, चैनल पे पढ़े हुए हैं। अब हम देखेंगे धातु और अधातु। धातु धातु को आपको दिखाएंगे। इसमें धातु एवं अधातु पर टिप्पणी लिखना है। तो अभी दिखा रहा हूँ धातु एवं अधातु पर टिप्पणी। यहाँ पर देख लीजिए धातुएं तथा धातुएं। धातुएं ऐसे तत्व हैं जो आमतौर पर चमकदार लचीले तन्य होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जबकि धातुओं में ये गुण नहीं होते हैं। धातुएं उदाहरण में लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम शामिल हैं। ये आमतौर धनात्मक आयन कैटायन बनाते हैं और आवर्त सारणी के बाईं ओर पाए जाते हैं। अधातुएं उदाहरण में ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर और क्लोरीन शामिल हैं। वे आमतौर पर ऋणायन बनाते हैं और आवर्त सारणी के दाहिनी ओर पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषी स्तर पाए जाएं। पोषी स्तर क्या होते हैं। पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला में वे क्रमिक चरण होते हैं जिनमें कोई जीव भोजन क्रम में अपनी स्थिति के आधार पर निवास करता है। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण घास, घास को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर। प्रथम पोषी स्तर हो गई घास उत्पादक। दूसरा पोषण स्तर हिरण हो गया, जिसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हैं, शाकाहारी। तीसरा पोषण स्तर शेर, द्वितीय उपभोक्ता अथवा शीर्षस्थ मांसाहारी भी इसको कह सकते हैं। फिलहाल मैं आपको पोषी स्तर वाला भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड आप लोग वेट करेंगे। पोषी स्तर ये किस लेसन में पढ़ने वाला है, ये पढ़ेगा हमारा पर्यावरण वाले लेसन में। पोषी स्तर ये देख लीजिए पोषी स्तर। यहाँ पे दिखाया गया हरे पौधे, हरे पौधे से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, यही होता है पोषी स्तर। एक मिनट, पोषी स्तर तो यही हो गया। ठीक, यही हो गया पोषी स्तर। इसमें जो है 10% का नियम काम भी करता है। ठीक, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषी स्तर कहलाता है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषी स्तर कहलाता है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि घास को खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा शेर। और ये भी मैं डायग्राम भी आप लोग बना दोगे तो और अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियो में। अगला कह रहा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइजोपस में बीजांड समासंग और बीज अंकुरण। तो यहाँ पर इसको भी दिखाएंगे। राइजोपस में बीजांड समासंग ये दिखाना है, और बीज अंकुरण। तो पहले आप लोग बीज अंकुरण देख लीजिए। बीज अंकुरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बीज एक नए पौधे में विकसित होता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बीज यानी पानी अवशोषित करता है, जिससे वह फूल जाता है और उसका बाहरी आवरण टूट जाता है, जिसके बाद भ्रूण सक्रिय हो जाता है और जड़ें और फिर प्ररोह, तना और पत्तियां विकसित करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नमी, तापमान, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और राइजोपस में बीजांड संघनन भी आपको दिखा रहा हूँ। राइजोपस में बीजांड समासंग, एक सेकंड आप लोग रुकेंगे। बीजांड देखो, राइजोपस में बीजांड समासंग। राइजोपस में अलैंगिक जनन बीजांड निर्माण द्वारा होता है। राइजोपस में बीजांड समासंग स्पोरांजियम वह संरचना है जिसमें बीजांड उत्पन्न होते हैं। ये जनन के भाग हैं जो ऊर्ध्व तंतुओं के सिरे पर सूक्ष्म गोल गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं। इन बीजांडधानियों के भीतर विशेष कोशिकाएं या बीजांड पाए जाते हैं। ये बीजांड कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति कैसे होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अंकुरित होकर राइजोपस के नए जीव कवक जाल बनाते हैं। यह प्रक्रिया राइजोपस को कुशलतापूर्वक प्रजनन और प्रसार करने में सक्षम बनाती है। अगला देखते हैं, मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पादपों में समन्वय उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये भी हम लोग देखेंगे। क्या इसमें कह रहा है क्वेश्चन में,
मानव पाचन तंत्र। तो इसको आप लोग देखेंगे, मानव पाचन तंत्र कह रहा है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र अंगों का एक जटिल नेटवर्क है जो भोजन को ऐसे पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए जिम्मेदार है जिनका शरीर उपयोग कर सकता है, जिसमें यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती है। यह प्रक्रिया मुंह से शुरू होती, ग्रास नली से होते हुए पेट तक जाती है और फिर छोटी और बड़ी आंतों तक पहुंचती है। प्रमुख अंगों में यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय शामिल हैं जो आवश्यक पाचक एंजाइम और पित्त का उत्पादन करते हैं। लीवर पित्त रस का उत्पादन करता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है और अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब मैं आपको इसका चित्र भी कहा गया है तो मैं चित्र भी आपको दिखा रहा हूँ भी, एक सेकंड बस आप वेट करिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल मुंह से गुदा तक विस्तृत लंबी नली है। मुख गुहा, फिर यकृत, ग्रसिका, फिर यकृत, यकृत से फिर पित्ताशय में पित्त और फिर छोटी अमाशय में जाता है। अमाशय से अग्नाशय से जो रस निकलते हैं और वो सब छोटी आंत में जाते हैं, वहाँ पे पूर्ण पाचन होता है। फिर बड़ी आंत में जाता है भोजन, फिर गुदा के द्वारा निकल जाता है। और मानव में पाचन की प्रक्रिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने इस जो है आराम से इसको पढ़ा रखा है, चैनल पे अपलोडेड है वीडियो प्लेलिस्ट में, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लोग इसको देख लेना, मैंने वहाँ समझाया है। आप देखेंगे अगला है पादपों में समन्वय का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पादपों में समन्वय, तो इसको आप लोग देख लीजिए। पादपों में समन्वय क्या है? पौधों में समन्वय में रासायनिक नियंत्रण और प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और स्पर्श जैसे उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं, मुख्य रूप से पादप हार्मोनों के माध्यम से। उदाहरण प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया। पादप हार्मोन ऑक्सीजन तने के छायादार भाग की ओर चला जाता है जिससे वहां की कोशिकाएं प्रकाश युक्त भाग की कोशिकाओं की तुलना में अधिक लंबी हो जाती हैं। इस आसमान वृद्धि के कारण तना प्रकाश स्रोत की ओर झुक जाता है, इसको हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। समन्वय के अन्य उदाहरण में भू पथपाहट यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया, जल फतपाहट पानी के प्रति प्रतिक्रिया और स्पर्श फतपाहट जैसे कि चढ़ने वाले पौधों में देखा जाता है आदि शामिल हैं। इसके बाद में अगर ये नहीं करते हैं 6 नंबर का, तो आपका है ग्रेगर जॉन मेंडल पर टिप्पणी लिखी और प्रवृत्ति चाप पर टिप्पणी लिखी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था? उन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी, इसलिए उनको कहा जाता है आनुवंशिकी का पिता। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को मटर के पौधों पर किए गए उनके कार्य के लिए आनुवंशिकी का जनक यानी जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और रिफ्लेक्स आर्क वह तंत्रिका मार्ग है जो रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने वंशाक्रम के मूलभूत नियमों को प्रतिपादित किया जिसमें पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम शामिल है। रिफ्लेक्स आर्क इस मार्ग में आमतौर पर एक संवेदी रिसेप्टर, एक संवेदी न्यूरॉन, एक रिले न्यूरॉन, रीढ़ की हड्डी में एक मोटर न्यूरॉन, एक इफेक्टर अंग जैसे मांसपेशी शामिल होते हैं जो उत्तेजनाओं के प्रति तीव्र अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा जो है हमने करा दिया। यहाँ पे पूरा मॉडल पेपर आपका हो चुका है। साथियों, वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के मैं और भी पेपर लगातार आपके लेकर आऊँगा। आप ये मत सोचना कि एक पीला था और बाकी तो वाइट थे, क्योंकि मैंने इनको निकलवाया नहीं उस पर, प्रिंट कम खर्चा आने के लिए मैंने इसको वाइट पेज पे निकलवा लिया। तो ये सब असली पेपर हैं, समझ लीजिए आप। सातों सेट कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।